दोस्तों कैसे हैं आप सब। कल रोमानिया प्रो खत्म हुआ और यहाँ पर हमें आखिरकार विनर मिलते हैं राफेल ब्रांडियो, जिन्होंने कि इस वाले शो को जीत लिया और अब ये 2025 ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। सेकंड नंबर पर इसमें चले गए थे अकीम विलियम्स और थर्ड पर आते हैं अमीर उमैरी, ये बिल्कुल एक नया नाम है। और चौथे नंबर पर इसके अंदर आते हैं हॉर्स एमडी। तो ये 4 एथलीट्स में से 3 बड़े नामी एथलीट्स थे। इसमें अगर हम लोग बात करें कि कौन कैसा दिख रहा था, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही वाला फैक्टर इसके अंदर रहेगा, क्योंकि इसमें अकीम विलियम्स सच में काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। वैसे अकीम अब लगातार कंडीशन दिखने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा डेंसर मसल्स उनके अंदर जो है वो अब कंडीशनिंग पकड़ने लग गई है। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें चैंपियन राफेल ब्रांडियो की, तो मुझे ऐसा लगता है कि राफेल आई थिंक अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में इस वाले शो में दिखे थे, ना कि ओलंपिया में। इस शो की लाइटिंग इतनी अच्छी थी, रोमानिया में इतने सालों से अच्छी लाइटिंग कभी रही नहीं, पर इस शो की लाइटिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए बॉडीज निखर के आ रही थी। तो राफेल ब्रांडियो इस बार मच राउंडर, मच सेपरेटेड मसल कैरी कर रहे थे अपने फ्रेम पे। इसका मतलब ये बिल्कुल कंडीशनड थे, पीक परफेक्ट करना जिसको कहते हैं, वो थे राफेल इस बार। ऐसा लग रहा था देखने में मानो उनकी कार्ब लोडिंग बहुत ही परफेक्ट गई, उनकी पीक वीक बहुत ही अच्छा गया और इस वजह से वो पोज बाय पोज यहाँ पे अकीम विलियम्स को हरा रहे थे। कुछ एक आध पोजेस को छोड़ के पर्टिकुलरली मुझे अकीम विलियम्स फ्रंट डबल बाइसेप में बहुत ज्यादा सुपीरियर लगे, क्योंकि उनके बाइसेप्स बहुत ज्यादा बड़े और पीकी हैं। लैट्स ठीक दिखते हैं लेकिन लेग्स बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं। वो प्योर एक क्योंकि बॉडी बिल्डर है तो इसीलिए इस वाले पोज में बहुत अच्छे दिख जाते हैं। पर राफेल का जैसे मैंने बोला कि बेस्ट बॉडी उनकी इस बार देखने में लगी, उसका रीजन ही ये था कि फ्रंट डबल बाइसेप करते वक्त उनके लेग्स में आउटर स्वीप में वो जो फुलनेस थी, इतनी ज्यादा फुलनेस पहले कभी रही नहीं। इनिशियली जब ये कुछ फोटोज निकल के आई तो ऐसा लग रहा था मानो फोटोशॉप किया गया है। वो मसल्स कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है और वो इतना कंपेरेबल लग रहे हैं कि अकीम विलियम्स के बराबर दिखाई देने लग गए हैं। इवन तो राफेल एक क्लासिक बॉडी कैरी करते हैं। क्वाड्स के अंदर पर्टिकुलरली आप स्वीप्स अगर देखोगे वो अकीम से ज्यादा विजिबल है, ज्यादा फूल रहे हैं, बट स्टिल क्वाड मसल अकीम का बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये दूसरे एंगल से आप देखोगे आपको पता लगेगा। वहीं फ्रंट लेट स्प्रेड में राफेल ब्रांडियो बहुत अच्छे शोल्डर्स, एक वी टेपर और एक अच्छे लेग्स का सेपरेशन दिखाते हैं। वहीं अकीम विलियम्स के शोल्डर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि ट्रैप्स और शोल्डर्स का कोई सेपरेशन होता ही नहीं है उनकी बॉडी में। और लैट्स वो पूरे खोल रहे हैं पर लैट्स में साइज ही इतना है, तो ऐसा लगता है मानो लैट्स खोल ही नहीं पा रहे, पर वो खोल रहे हैं। तो इस वजह से इनका ये एक वीकेस्ट पोज बन जाता है। तो इसलिए बैलेंस ज्यादा राफेल में है, अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में। अकीम यहाँ से कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट दिखने शुरू हो जाते हैं। साइड चेस्ट अकीम विलियम्स का बहुत अच्छा आता है, खास तौर से इनके लेग्स के अंदर जो साइड लेग्स में डेंसिटी और वो मास है वो बेहोश कर सकता है आपको अगर आपने इनको सामने से देख लिया। मुझे तो ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या दिखते होंगे जब बिल्कुल सामने से जजेस या ऑडियंस उनको देखती होगी साइड चेस्ट करते वक्त, क्योंकि इनके आईटी बैंड्स में यानी साइड क्वाड्स में और ग्ल्यूट्स में इतना ज्यादा मास और इतना ज्यादा मसल सेपरेशन है जो आईएफबीबी में अभी कोई नहीं दिखा रहा। लास्ट बिग रैमी थे जो इस किस्म के साइड लेग्स दिखाया करते थे, पर कहीं ना कहीं अकीम मुझे उनसे भी थोड़े से बेटर लगते हैं। और टॉप 3 एथलीट्स जो अभी ओलंपिया में है ना, उनके तो इस तरीके के साइड क्वाड्स है ही नहीं। तो अकीम इस तरीके से दिखते हैं। इनकी चेस्ट भी अच्छी दिखती है और फाइबर्स आते हैं चेस्ट के अंदर। वहीं राफेल जो है, राफेल भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे साइड क्वाड्स दिखा रहे हैं, पर वो अभी भी क्लासिक दिखते हैं, तो इसलिए उतना साइज नहीं है। शोल्डर्स लेकिन ज्यादा पॉप करते हैं राफेल के। अब चेस्ट में बहुत ज्यादा फाइबर्स आ रहे हैं और चेस्ट में फुलनेस भी अच्छी है। तो राफेल का ये पोज बहुत तगड़ा है, पर मुझे कहना है कि अकीम ज्यादा अच्छे लगते हैं इस वाले पोज में। हो सकता है जजेस ने यहाँ पे राफेल को ही जिताया हो। तो पोज बाय पोज अभी हमारे पास कोई ब्रेकडाउन नहीं है जजेस की ओर से, तो इसलिए हमें नहीं पता। आप बताना आपको साइड चेस्ट किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है। कंप्लीट वैसे राफेल लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो तगड़े नहीं लग रहे, बट अकीम फ्रीकी लग रहे हैं। फर्क समझ रहे हो। इसके बाद हम चलते हैं अगले पोज पे, वो आता है बैक का। अकीम की इतनी अच्छी शेप थी कि बैक डबल करते वक्त उनके ग्लूट्स में इस बार फाइबर्स दिख रहे थे और हैमस्ट्रिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड थे। पर अकीम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास बैक है ही नहीं, मसल्स ना तो लैट्स में है ना वो थिकनेस है बैक के ऊपर। वहीं राफेल की बैक अभी तक तो वीक थी, पर अकीम के आगे तो वो हमेशा ही स्ट्रांग रहेगी। अब तो राफेल ने खैर अपनी बैक भी काफ़ी स्ट्रांग कर ली है। अगले साल हम चाहेंगे और ज़्यादा ये बैक और ज़्यादा डेंसर हो जाए, 3D हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से राफेल इनको क्लियर कट यहाँ पे हरा रहे हैं। ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स राफेल के भी अच्छे हैं। वहीं अकीम के पास थोड़ा सा ज़्यादा मास है लोअर बॉडी में, लेकिन कंप्लीटनेस की बात करी जाए राफेल ब्रांडियो। इसके बाद बैक लेट स्प्रेड, इसमें भी राफेल ब्रांडियो ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अकीम के पास फिर से वही बैक वीक वाली प्रॉब्लम उनको पीछे होल्ड करके रखती है इस वाले पोज में भी। साइड ट्राइसेप में अकीम अच्छे लगते हैं, पर राफेल ज़्यादा क्लासिक तरीके से इस वाले पोज को हिट करते हैं। अकीम अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके पास वही साइड लेग्स बहुत तगड़े हैं, लेकिन कहीं
कहीं ना कहीं राफेल ज्यादा शाइन कर रहे हैं। शाइन मतलब उनकी बॉडी भी ज्यादा शाइन कर रही है। ये जो लाइटिंग है ना, उसके हिसाब से राफेल ब्रांडियो की बॉडी बहुत सही, उन्होंने टैनिंग भी करी है। पोज हिट करने की तरीके की हम मेन बात करेंगे तो पोज भी बड़ा परफेक्टली हिट कर रहे हैं। ट्राइसेप्स का साइज भी ज्यादा बड़ा है। अकीम वहीं कहीं ना ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनका पोज हिट करने का तरीका उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, वो एक फ्लो उतना अच्छा नहीं आ पाता जितना अच्छा राफेल ब्रांडियो इसमें दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमेशा ये प्रॉब्लम अकीम विलियम्स के साथ रहती है। मे भी शायद इसलिए क्योंकि उनका हाथ ज्यादा ही पीछे हो जाता है इस पोज को हिट करते वक्त। इसके लिए भी एक थोड़ा सा तरीका सही होना चाहिए। इस बार देख लो ना, जजेस ने क्लियरली यहाँ पर बोल दिया था कि सैमसन दादा को ये वाला पोज हिट करना नहीं आया, जबकि वो तो मिस्टर ओलंपिया बन गए। तो ये पोज थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो राफेल इसमें ज्यादा एस्थेटिक लग रहे हैं, ज्यादा अच्छे से ट्राइसेप्स भी दिखा रहे हैं और अकीम विलियम्स से बेटर लग रहे हैं। इसके बाद एब्डोमिनल्स एंड थाई राफेल ब्रांडियो क्लियर जीतेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अकीम का मिड सेक्शन खराब है, लेकिन उनका मिड सेक्शन उतना ज्यादा टाइट नहीं लग रहा है यहाँ पर राफेल ब्रांडियो के मुकाबले। मोस्ट मस्कुलर में अब तो राफेल बहुत ज्यादा वाइड हो चुके हैं, पर यार अकीम विलियम्स के आगे नहीं टिक पा रहे। अकीम तो ऐसा हिट कर रहे हैं, इस पोज को खा गए। मतलब सच में इतने अच्छे चेस्ट, इतना ज़्यादा फाइबर वो जो पकड़ रही है, साथ ही साथ शोल्डर्स में राउंडनेस और वो चौड़ाई इस फ्रेम की। फिर लेग्स की बात कर लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फैदर्स निकल रहे हैं, लेग्स के अंदर सेपरेशन निकल के आ रहा है और साइज कमाल का है। मतलब अपर बॉडी लोअर बॉडी बैलेंस में साइज ज़बरदस्त आ रहा है। राफेल छोटे लग रहे हैं इनके आगे, वो मज़ा नहीं आ रहा है। इवन तो राफेल का मोस्ट मस्कुलर भी अच्छा लगता है ऑनलाइन, पर यहाँ पर अकीम विलियम्स बता दे रहे हैं कि वो कितने तगड़े बीस्ट हैं, सच में मास मॉन्स्टर वो हैं। पर क्रैब के अंदर, क्रैब मोस्ट मस्कुलर में राफेल ब्रांडियो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं। अकीम उसको हिट नहीं कर रहे क्योंकि अकीम अच्छे नहीं दिखते क्रैब में। तो ये दोनों बॉडी बिल्डर्स काफ़ी तगड़े रहे, लेकिन कुल मिलाकर के राफेल की बॉडी में फ्लॉज कम है अकीम की बॉडी से। अकीम क्या है कि बहुत तगड़ी कंडीशनिंग में तो आए हैं, शेप में दोनों एथलीट्स हैं, पर राफेल बहुत ही कम फ्लॉज कैरी कर रहे हैं, ज़्यादातर पोजेज में अच्छे दिख रहे हैं, बैलेंस तगड़ा है और इसीलिए अकीम यहाँ पर सेकंड आ गए। बाकी एथलीट्स की भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो थर्ड नंबर पे एथलीट आए ना, इनकी फिजिक में आप देखो, इनके लेग्स बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फुल लेग्स, सेपरेटेड लेग्स हैं एज कम्पेयर टू हॉर्स एमडी। तो इसीलिए थर्ड आ गए। ऑल तो इनका स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं है, हॉर्स का स्ट्रक्चर इनसे थोड़ा सा बेटर है, पर हॉर्स एमडी के साथ दिक्कत यह है कि वो कितना मर्जी यहाँ पर वैक्यूम पुल कर ले, उनकी वेस्ट तो वाइड रहेगी, तो वो एक शेप नहीं है उनके पास में भी। आप बाकी सारी दिक्कतों को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हो, लेकिन अपना स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। तो ये दोनों एथलीट्स यहाँ पर प्लेस होते हैं। दोनों का कोई बहुत फैबुलस स्ट्रक्चर नहीं है, पर ये दोनों एथलीट्स बहुत ही कमाल की शेप में थे। इस कॉन्टेस्ट की दोस्तों ये खास बात थी, रोमानिया में ना टॉप 5 टॉप 6 तक भी आप देखोगे सारे एथलीट्स बहुत ही कमाल की शेप में आए हैं। ये छोड़ दो कि वो उतने ज़्यादा कमाल के जेनेटिक्स वाले एथलीट्स नहीं है, उनके पास फ्लॉज बहुत सारे हैं, ये बात हमें दिख रही है। लेकिन बात है कि क्या ये एथलीट्स अपना पीक हिट करके बेस्ट शेप में आ रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर राफेल ब्रांडियो बहुत तगड़े आए। अकीम के पास एक अच्छी शेप है, एमिर जो थर्ड पे आते हैं वो एक बढ़िया शेप में आए, और इसी तरीके से हॉर्स एमडी भी। तो ज़्यादातर एथलीट्स बढ़िया दिख रहे थे इस कॉन्टेस्ट में। इनको मैं क्वालिटी वाले एथलीट्स बोलता हूँ। क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि टॉप नॉच, क्वालिटी का मतलब ये कि सारे एथलीट्स लाइनअप के अंदर ज़बरदस्त अपना पीक हिट करके कंडीशनिंग में आ रहे हैं। ये है ये दोस्तों शो पूरा का पूरा रोमानिया प्रो। राफेल ब्रांडियो इसमें जीत गए। हम में से बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि प्राग में भी आएंगे जो अगले हफ्ते हो रहा है, जिसमें क्रिस बमस्टेड, शॉन क्लैरिडा या फिर मार्टिन फिट्जवाटर जैसे एथलीट्स दिखाई देंगे। पर राफेल ने बोला कि अब मेरा नेक्स्ट स्टॉप होगा डायरेक्टली मिस्टर ओलंपिया 2025। वो तो नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है कि यहाँ पर अकीम विलियम्स हमें दिख जाए अगले हफ्ते, वो हो सकता है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा रैप अप रोमानिया प्रो का। यहाँ पर हम अगर बड़े अगले अपडेट पे, तो ये विलियम बोनैक के ऊपर। विलियम ने ना आखिरकार दोस्तों स्लैम करा यहाँ पर सारे के सारे हार्डी शूपन फैंस को, ईरानियन फैंस को। देखो ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं या फिर इमोशनल हो जाते हैं एक चीज़ को लेकर के, अगर उनको वो नहीं मिलती है तो काफ़ी बैडली रिएक्ट करते हैं। हार्डी शूपन एक ऐसी कंट्री से आते हैं जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, बहुत ही वहाँ पर जो लोग हैं, तादाद है वो ऐसी हो गई है कि अगर उनको कोई अच्छा लग जाता है तो उसको सर पे बिठा लेते हैं, उसको एक्चुअली में पूछते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी का डिसीजन सही उनको नहीं लगता तो वहीं पर ही वो लोग एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं और स्ट्रांगली बिहेव करते हैं, कई बार कुछ ज़्यादा ही ख़राब वे में भी। ईरान ऐसी ही एक कंट्री है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। पिछले 2 साल से लगातार जब से हार्डी शूपन हार रहे हैं, ईरानियंस पीपल जो हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बैडली बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ जो ओलंपिया चैंपियन बनते हैं। पिछले साल डेरेक लंसफोर्ड के साथ उन्होंने ऐसा करा था और इस साल सैमसन दादा इस चीज़ के शिकार हुए। विलियम बोनैक अब आखिरकार परेशान हो गए इस वाली चीज़ से और उन्होंने एक ये बहुत लंबा पोस्ट डाल दिया इंस्टाग्राम पे, जो वो रेयरली डालते हैं। पर विलियम का हमें पता है कि वो एक आउटस्पोकन इंसान है, बोल देते हैं जो उनको लगता है।
तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे मेन मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे डीएम करते हैं या मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं हार्डी शुपन के बारे में और गलत लिखते हैं सैमसन दौदा के बारे में, उनको नहीं जीतना चाहिए था। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कई सारे इलिटरेट ग्रोन अप मैन है जो एक्चुअली में समझ नहीं पाते कि उनके एक्शन का क्या रिएक्शन हो सकता है। और ये वो लोग होते हैं जिनको 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, बल्कि वो जिम भी नहीं गए होते, वर्कआउट भी नहीं किया होता, और वो लिख देते हैं कुछ भी, कमेंट करते हैं, गलत तरीके से इंसल्ट करते हैं, पर्सनल लाइफ पे जाते हैं और फैमिली को परेशान भी करते हैं। विलियम ने डायरेक्टली यहाँ पे हार्डी शुपन के फैंस पे निशाना साधते हुए बोला कि ये चीज़ें इनको करनी बंद कर देनी चाहिए। जब हार्डी हारते हैं और दूसरा कोई भी एथलीट, मान लो डेरेक या सैमसन जैसा कोई एथलीट जीतता है, तो ये सारे फैंस मिल करके इस तरीके की कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे पिछले साल डेरेक लंसफर्ड के जीतने पर किया था। बहुत ज़्यादा खराब व्यवहार किया था उनके साथ में, इतना खराब व्यवहार कभी किसी के साथ में नहीं हुआ होगा। कुछ वही चीज़ इस साल सैमसन दौदा के साथ में भी हुई, लेकिन उस लेवल तक नहीं हुई। लेकिन विलियम ने बोला कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉनसेंस है। अभी वो कुछ टाइम पहले दुबई मसल शो में थे जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है। तो विलियम ने बोला कि सब लोगों के पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी, जितने भी ईरानियंस हैं मेरे पास आए, मुझसे डिबेट करे और फेस ऑन फेस इस चीज़ के ऊपर बात करे, पर कोई नहीं मेरे सामने आया। बजाय इसके सारे लोग मेरे डीएम में या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के ये वाली बात लिखते हैं कि हार्डी को जीतना चाहिए था, ना कि सैमसन को। तो ये चीज़ विलियम तक पर्सनली आ रही है, और इसीलिए आ रही है क्योंकि विलियम बहुत अच्छे दोस्त हैं सैमसन दौदा के। हमें पता है इस साल जब सैमसन जीते थे तो सबसे पहले विलियम बोनैक थे जो उनके ऊपर बिल्कुल ही चढ़ गए थे, मतलब इतना ज़्यादा खुश हुए कि मानो उन्होंने सैंडो जीत लिया हो। विलियम इतने ज़्यादा खुश थे, इसीलिए यहाँ पे जो फैंस है हार्डी के वो सैमसन को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ विलियम बोनैक को भी टारगेट कर रहे हैं, इसलिए डीएम भर रहे हैं, कमेंट सेक्शन भर रहे हैं और बार बार नेगेटिविटी फैला रहे हैं। इसीलिए विलियम ने ये वाला पोस्ट इसके रिप्लाई में लिखा इतना बड़ा। ये था रीज़न कि विलियम बोनैक बोल रहे हैं सैमसन दौदा की ओर से। बाकी विलियम ने इसके अलावा ये भी बोला ईरानियंस को कि आपको अपने देश के अंदर झांक करके देखना चाहिए, वहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, पहले उनको फिक्स कर लो और सारे लोग मिलकर के एक अच्छी आर्मी तैयार करो, मतलब कि अपने देश को बदलने की कोशिश करो। और इस तरीके की ये जो कायरता वाली हरकतें हैं, यानी डीएम्स में, कमेंट्स में किसी को ट्रोल करना, किसी को परेशान करना, वो सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए अब आप सारे लोगों को। विलियम ये वाली बात लिखते हुए अपने पोस्ट को फिर आखिर में एंड करते हैं और इन्होंने बोला कि अब मैं दोबारा से कोई और ऐसा डिफेंडिंग पोस्ट नहीं लिखूंगा कि मैं सैमसन दौदा को डिफेंड करूं और फिर से सब लोगों को कुछ ना कुछ बातें सुनाऊं। जो मुझे लिखना था वो मैं लिख चुका हूं। यहाँ पर विलियम का कोई इरादा नहीं था हार्डी शुपन को गलत बोलने का, वो भी उन्होंने इस वाले पोस्ट में लिखा, क्योंकि हार्डी इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन उनके फैंस इस तरीके की चीज़ें हर साल करते आ रहे हैं। जब भी हार्डी हारते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं और मैंने अपने लोगों को नाराज़ किया। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो बहुत सारे लोगों को ट्रिगर करता है, ये एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है और सारे उनके देश के जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हो जाते हैं जो हार्डी शुपन की साइड तो लेते हैं और सामने वाला एथलीट जो जीता हुआ है उसको बहुत बुरी तरीके से बुली करते हैं। तो हार्डी का ये भी एक एक्शन काफ़ी सारे लोगों को ट्रिगर कर देता है जब वो बोलते हैं कि मैंने निराश करा सारे के सारे ईरानियंस को। ये मुझे लगता है, ये मेरा थॉट है, इससे लोग भड़कते हैं। बाकी विलियम ने बोला कि रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमें सारे बॉडी बिल्डर्स की। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है रहा है शुरू से कि हमें बॉडी बिल्डर्स, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई गलत तरीके से भी जीता हो, बॉडी बिल्डर्स की गलती नहीं होती। वहाँ पर बैठे हुए जजेस को देखो, वो कैसी स्कोरिंग देते हैं, वो कैसे जज करते हैं इन एथलीट्स को। बॉडी बिल्डर तो अपनी मेहनत कर रहा है, वो क्या कर लेगा। तो ये इतने बड़े शोज़ होते हैं ना कि इनमें आप फिक्स भी नहीं कर सकते इतनी आसानी से चीज़ों को। छोटे शोज़ होते हैं, लोकल शोज़ होते हैं जो हमारी कंट्री में होते हैं, अपने देश में। यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत ही छोटा लेवल है, पर इतना बड़ा शो जहाँ पर $6 लाख की प्राइज़ मनी लगी हुई हो दाव पे, वहाँ पर एकदम से ऐसे किसी के कहने पे कोई एथलीट को फिक्स करके एथलीट को ट्रॉफी दे देंगे, ओलंपिया को फिक्स कर देंगे, वो इतना आसान नहीं है। ऐसा होता तो हार्डी शुपन एक बार भी मिस्टर ओलंपिया ना बनते। 2022 में वो बने थे, फिर डायरेक्ट 2023 में बने। अगर डायरेक्ट कोई फिक्स करवाना होता तो फिर इस साल भी डायरेक्ट कोई बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इस साल सैमसन दौदा बने। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग फिक्स कर रहे हैं इसीलिए ओलंपिया चैंपियंस बदल रहे हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा सेंस बनाएगा कि अगर एक ओलंपिया चैंपियन लंबे समय से बन रहा है ना, मान लो 7 बार 8 बार, तो बल्कि ये कहा जाएगा कि यार फिक्स कर रखा है और यही हमेशा जीतता रहता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। लगातार जब चैंपियंस बदल रहे हैं तब तो ये पॉइंट ही नहीं उठना चाहिए। ये लॉजिकल रीजनिंग होगी ही नहीं, खासतौर से तब जब हार्डी भी जीते हैं, रैमी भी जीते हैं और दोनों के दोनों ही अमेरिकन नहीं है। ये दोनों मुस्लिम बॉडी बिल्डर्स हैं, तब भी अमेरिका आके मिस्टर ओलंपिया जीत के गए हैं। तो ये लॉजिकल रीजनिंग मैं आप लोगों के आगे इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग इस चीज़ को भी एक फैक्टर बताते थे इन लोगों के ना जीतने का, उसके बाद ये दोनों जीते हैं। तो इसलिए ओलंपिया फिक्स था इस साल का, पिछले साल का। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं हमेशा यहाँ पर ब्लेम देता हूँ गलत जजिंग को, जजिंग करनी नहीं आती। लेकिन ओलंपिया फिक्स था, ये सेंस ही नहीं बनाता। ओलंपिया की जजिंग इतनी खराब होती है, स्कोरिंग में बराबर पॉइंट्स दे देते हैं, जैसे साल प्री जजिंग में हार्डी और सैमसन के दिए। ये गड़बड़ियाँ हैं और किसी भी हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, सेम स्कोरिंग हो ही नहीं सकती है। और मैंने वो सारी चीज़ें ट्राई करके उसके बाद ये वाली चीज़ आप लोगों के सामने रखी थी, पर करते हैं ये लोग इस तरीके की गड़बड़ियाँ। तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ रादर दैन के पूरे सिस्टम को ही ख़राब बोल देना या फिक्स बोल देना। गलती सिस्टम के अंदर है, लोगों की एक ह्यूमन एरर है, या फिर जो लोग बिठा रखे हैं वो उतने ज़्यादा काबिल शायद नहीं है जो इन लोगों को नंबर 1 नंबर 2 पे प्लेस करते हैं। बाकी तो यही चीज़ है, आप लोग बताओ जो चैंपियंस के साथ बर्ताव किया जाता है इस साल सैमसन, पिछले साल डेरेक, क्या वो ठीक होता है? क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए? क्या उनको ह्यूमिलिएट करना चाहिए, ट्रॉल करना चाहिए क्योंकि वो ओलंपिया जीत गए? क्या ये चीज़ सही है? बाकी विलियम बोनैक ने जब ये वाली बात लिखी तो काफ़ी सारे ईरानियंस का मैसेज आया कि सारे ईरानियंस ऐसे नहीं है, कुछ लोग ही ऐसा करते हैं, तो सबको ऐसे बोलना भी गलत हो जाता है। ये कुछ लोगों ने मैसेज करा है विलियम के ही इस वाले पोस्ट के नीचे। कई सारे लोगों ने विलियम की इस वाली बात से एग्री भी करा है कि हम लोग ऐसा नहीं, हमें करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें थी। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए भी खुला है, नीचे आपको भी जो लिखना वो लिख देना। बाकी अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट पे। इसके अंदर हम बात करेंगे शॉन क्लैरिडा की। तो शॉन क्लैरिडा यहाँ पे एक अपडेट डालते हैं और ये लिखते हैं कि फास्टेड उनकी बॉडी थी जिसमें कि उन्होंने कोई फूड, कोई वाटर इनटेक नहीं लिया था और सुबह सुबह बिल्कुल उठी हुई जो एक बॉडी होती है उसका उन्होंने ये अपडेट डाला। इस टाइम पे इनकी फिजिक 180 LBS पे है और इनकी फिजिक आपको कैसी दिख रही है आप ज़रूर से बताओ। लेकिन शॉन यहाँ पे कहते हैं कोच सेड वेट डजंट मैटर, फोकस ऑन ब्रिंगिंग अ लुक दैट विल बैटल विद बिग बॉयज़। तो उन्होंने अपने कोच, अब जो बॉस ऑफ आउटलॉ है, यानी कि इनका ओरिजिनल नाम यहाँ पे आता है स्टीफन केंजिल, इनको अपना कोच इन्होंने बताया और कहा कि मैं इनके हिसाब से चल रहा हूँ, जो कोच ने बोला है वो करूँगा, यानी कि वजन मैटर नहीं करता और लुक्स हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इनके कोच ने इनको यही वाली बात सिखाई जो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि शॉन एक ऐसे एथलीट है जो हमेशा वजन के ऊपर बात करते हैं। ओलंपिया में भी सबसे ज़्यादा वजन पे बात करने वाला और सबसे बार ये बात करने वाले एथलीट शॉन क्लैरिडा रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि मैं 174 पे आता हूँ तो अच्छा दिखता हूँ, 175 पे अच्छा दिखता हूँ, फिर कहते हैं मैं 185, 186, 187 पे जाना शुरू कर चुका हूँ। इसमें भी हम देख सकते हैं 180 LBS की बात कर रहे हैं। तो क्लैरिडा ज़्यादा करके लुक्स पे नहीं बल्कि वजन पे फोकस करने वाले एथलीट तो रहे हैं हर साल। और वहीं हमने देखा कियोन कहीं ना कहीं आगे निकल गए क्योंकि उनके इंप्रूवमेंट्स सही में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाले रहे हैं हर साल। वो बात ही करते हैं लुक की। उन्होंने लिखा वी ब्रॉट द डैम थिंग पील्ड फुल प्रिटी, जॉब इज नॉट डन येट। तो वो लुक पे ज़्यादा फोकस है रादर देन के मैं कितने वजन पे हर साल पहुंच रहा हूं। और इसीलिए कियोन 212 के एक वन ऑफ द बेस्ट एवर चैंपियन इस साल साबित हुए। तो ये फ़र्क है इन दोनों बॉडी बिल्डर्स की मेंटेलिटी का। देखते हैं शॉन इस साल कैसा लुक लेकर के आते हैं इविल्स प्राग प्रो पे, क्योंकि इनके कोच ने इनको बता तो दिया है कि भाई लुक्स अच्छे आने चाहिए, वजन छोड़ दो। और देखते हैं क्लैरिडा इस साल कैसे दिखेंगे। अभी अपडेट्स के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड लग रहे हैं, इवन तो ये बिल्कुल सुबह सुबह का इनका अपडेट है और बिल्कुल ये खाली पेट है, लेकिन तब भी वो एक गट वाली दिक्कत कहीं ना कहीं दिख रही है। एकदम स्ट्रीमलाइंड इनकी वेस्ट नहीं दिख रही जो आजकल बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेग्स वही छोटे बड़े हैं और ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इनको कॉस्ट कर सकती है, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग का गेम ही इस पर रिलाय करता है। देखते हैं कैसा ही लुक लाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट पे जो आ जाता है फाइनली क्रिस बमस्टेड के ऊपर। यहाँ पर एक ऑनलाइन पॉडकास्ट के दौरान फाउद क्रिस से पूछ लेते हैं कि क्या वो अगले साल मिस्टर ओलंपिया मेंस ओपन में आएंगे अगर वो इस साल का प्राग प्रो जीत लेते हैं। तो क्रिस ने बोला कि आई डोंट नो, यानी उन्होंने क्लियर कट एक नो का जवाब नहीं दिया। फिर से फाउद ने पूछा कि क्लियर कट ना है आपकी, मतलब बिल्कुल नहीं आओगे? तो क्रिस ने कहा हो सकता है आ भी जाऊं, शायद आ जाऊं, शायद ना आऊं। यानी कि वो क्लियर नो नहीं बोल रहे, उनका मन करेगा तो वो आ जाएंगे, जैसे पिछले साल कर गया था 2023 के ओलंपिया के बाद, क्योंकि पिछले साल ही वो रिटायर्ड थे। उन्होंने बाद में 4 महीने बाद फैसला करा कि चलो खेल लेते हैं एक और ओलंपिया। तो हो सकता है क्रिस अभी फिर से पहले प्राग खेल ले, उसके बाद कहें कि हाँ चलो अच्छा तो लग रहा है, बॉडी भी बड़ी हो गई, चलो अब मेंस ओपन ओलंपिया ही खेल लेते हैं। ये एक मूव वो ले सकते हैं, लेकिन पहले प्राग एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आई थिंक उनके लिए रहेगा। सबसे पहले वहां देखेंगे कि वो कहां स्टैंड करते हैं। और ये सारे लोगों ने आखिरकार याद दिलाई कि इस तरीके की बातें तो काया ग्रीन करा करते थे, जैसे कि क्रिस बमस्टेड अभी आप कर रहे हो। तो क्रिस ने कहा मैं अभी काया ग्रीन वाला ही गेम खेलूंगा आने वाले 10 साल तक और लोगों को एक कन्फ्यूजन में डाल करके रखूंगा। क्लियर नो बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ ना कुछ होप्स सेट करते रहो, और उससे एक्चुअली में ये भी होता है कि एक बॉडी बिल्डर का बिजनेस, एक पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बनी रहती है। अभी आप एकदम रिटायर्ड खुद को अनाउंस कर देते हो ना, तो लोग आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। फिर वो क्यों आपके अपडेट्स देखेंगे, क्यों आपके पोस्ट्स और रील्स को लाइक करेंगे? उनको पता है खेलने तो वाला है नहीं। इस चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आएगा। इससे अच्छा ये है कि लोगों की होप्स रहें इस एथलीट के साथ कि वो आ सकता है, और ऐसे में वो एथलीट इस गेम में ना खेलते हुए भी रेलेवेंट रहेगा और अपने बिजनेस की ग्रोथ करता रहेगा। क्योंकि क्रिस बमस्टेड का हमें पता है कि मल्टीपल बिजनेस ये रन कर रहे हैं, बड़े बड़े सारे ओनर्स के साथ में मिलकर के अब कंपनियां खरीदते जा रहे हैं।
तो ये भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी इनकी मुझे तो लगती है कि खुद को रिटायर्ड मत अनाउंस करो और खुद को ये बताते रहो कि मैं अभी भी रेलेवेंट हूँ, कंसिस्टेंट हूँ इस गेम के अंदर। देखते हैं सीबम अगले साल ओलंपिया में दिखते हैं नहीं दिखते हैं, पर पहले यहाँ पर तो हमें दिख जाए ईविल्स प्राग प्रो के अंदर। अभी के लिए दोस्तों यही सारे अपडेट्स थे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।